जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग में सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स। इसके पहले हम लोग कई चैप्टर पढ़ चुके हैं और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो सब पढ़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और जो भी भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स। जैसा कि हम लोग कल कुछ चैप्टर पढ़े थे, इसके पहले डेली हम लोग एक एक दो दो चैप्टर कंप्लीट करते हैं और धीरे धीरे लगभग हम लोग कितने चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। और ये एनसीईआरटी साइंस का जो है महेश बड़वाल की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम। और आप लोग बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बेस्ट होगा। और जिस भी एग्ज़ाम में आपका साइंस आता है, यदि वहाँ से साइंस आ रहा है तो आप लोग साइंस के क्लास ले सकते हैं और आप सभी के लिए बेस्ट होगा। और ये एनसीईआरटी के थ्रू होता है और ये एनसीईआरटी का होता है पूरा। तो हम आप लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसमें जो हार्मोन्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वही ऑक्सीटोसिन की ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि होती है वही ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। जो हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन, जो दूध के निष्कासन के लिए हार्मोन्स कहा जाता होता है, उसका कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूसना किस हार्मोन स्रावण को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन, यानी कि माँ अपने शिशु को गले लगाती है या फिर चूमना करती है, चूमती है बच्चों को, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो स्रावित होता है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाले परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है। अब बताइए कौन सा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो आप इसको इम्पॉर्टेंट बना लीजिएगा। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वहाँ से आपको आयोडीन मिलता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। जो इंसुलिन हार्मोन होता है कहाँ से वो स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये नीचे का जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी आप सभी का इंपॉर्टेंट ही है। आप लोग इसको भी ध्यान से रखिएगा। अभी आगे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अभी हम लोग इसको पिछले दिनों में ये क्वेश्चन पढ़े थे कि यकृत का निर्माण कहाँ होता है और यकृत संचित कहाँ होता है, यानी कि जो मैंने गलत बोल दिया, यानी कि पित्तरस जो होता है वो निर्माण कहाँ से होता है और कहाँ पे संचित होता है? तो पित्तरस का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है और पित्तरस संचय पित्ताशय में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन करता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि ये निर्माण कहाँ होता है और एकत्रित कहाँ होता है। तो पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है और इसका निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये होता है आपका थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है? तो एड्रीनेलिन। अब देखिए एड्रीनेलिन होता है जो लड़ो और उड़ो के नाम से हार्मोन्स को जाना जाता है। तो एड्रीनेलिन जो होता है वो लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अब बताइए, यहाँ से देखिएगा, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, लगभग सभी को पता होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस।
तो दोनों दे दिया, आप दोनों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के यकृत में संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती हैं। वाहिनीहीन होती हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो शरीर में वाहिनीहीन होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि पशुओं में थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कि दूध के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो सिक्रीटीन। कौन सा भाई, सिक्रीटीन। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटीन होता है। कौन होता है भाई, तो सिक्रीटीन होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, करा कि यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन व ग्लूकागान का निर्माण नहीं होता है। कह दिया सॉरी, यहाँ देखिएगा कह रहा है कि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागान का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो पीयूष ग्रंथि। अब इसको ध्यान में रखिएगा, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो पीयूष ग्रंथि से हम लोग की क्या होती है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि की से लेकर के हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े आज। अब उन तीनों क्वेश्चन को आप एक तरह से नोट बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स, और उसको लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से कहाँ कहाँ यूज हुआ। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है। तो कार्यात्मक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कार्यात्मक। जो हार्मोन्स की अनियमितता होता है, कोई नियमन नहीं होता है, कोई नियम नहीं है उसका, तो कार्यात्मक रोग कहते हैं। कहा कि मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। आ जाते हैं हम लोग देखते हैं हार्मोन और शरीर में उनकी भूमिका क्या होता है। कौन सा हार्मोन कौन सी भूमिका निभाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है देखिए इस साइड हार्मोन दिया है और इस साइड उनका भूमिका दिया हुआ। तो पहला हार्मोन कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन होता है। ये जो होता है वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकना। जो वृद्धि हार्मोन स्राव होता है उसको ये रोकता है, सोमेटोस्टेटिन। और ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये किसके लिए होता है। तो प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। कौन, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं उनका कार्य यही होता है। जब प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है और स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे। अगला हार्मोन्स क्या कह रहा है, अगला हार्मोन्स कौन सा है, तो मेलाटोनिन है। तो मेलाटोनिन यह क्या होता है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन्स होता है यानी कि जो मेलाटोनिन होता है वो सोने जागने के चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि ये हार्मोन्स की कमी और वृद्धि होती है तो आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हार्मोन्स होते हैं, इनकी वजह से सोने जागने के चक्र को नियंत्रित किया जाता है, कितने समय तक सो सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए
अगला क्या करा कि एड्रीनेलिन जो होता है ये क्या करता है, ये हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है और शरीर को शुद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। कौन सा हार्मोन भाई, एड्रीनेलिन। ठीक है, तो ये है आपका, आप ये हार्मोन्स था जो आपको इतना करता है। ठीक है, तो अगला क्या है आपका, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का कार्य क्या है भाई, देखिए जो एस्ट्रोजन है उनका कार्य क्या है। एस्ट्रोजन होता है जो स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है और स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये क्या करता है, इसका कार्य, इसकी भूमिका क्या होती है, कार्य कि गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में भी सहायक होता है। कौन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन्स हैं, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ये क्या करता है, अब इसको देख लेते हैं भाई। जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, पेशियों के विकास में सहायक होता है, तो टेस्टोस्टेरॉन होता है। चलिए कह रहा है रेनिन, ये रेनिन हार्मोन्स है इनका कार्य क्या होता है, कह रहा है कि एल्डोस्टेरॉन के स्राव को प्रेरित करना। अभी पूरा नहीं आ रहा था, पूरा देख लेते हैं हम लोग। रेनिन का कार्य क्या होता है, कह रहा है कि एल्डोस्टेरॉन के स्राव को प्रेरित करना, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। तो रेनिन का ये भूमिका है। तो यहाँ से आप लोग रेनिन यानी पूरे हार्मोन्स की भूमिका जो थी उसको देख लिए। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि कह रहा कि एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो ये जो हार्मोन्स होता है इसके वजह से होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए आ जाते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब यहाँ से देखिएगा इसको भाई, पीयूष ग्रंथि फिर से आ गया। तो कितनी बार पूछा जा रहा है, देखना चौथी बार आया हुआ है पीयूष ग्रंथि। करा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। किसको भैया, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। करा कि वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। वैसोप्रोसिन हार्मोन जो होता है कौन सा होता है, डायरोसिस होता है। क्या होता है, डायूरेसिस होता है। ठीक है, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आसान सा हो जाएगा, डायूरेसिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन्स उत्तेजित करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन, कई बार पढ़ चुके हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। तो कौन सा, ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। कौन सा भैया, प्रोलैक्टिन होता है। चलिए कह रहा है कि पैरोडिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कान के नीचे। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो कान के नीचे पाई जाती है। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कई बार क्वेश्चन पूछा, ये भी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा भाई। आज के क्वेश्चन में मैंने कई इंपॉर्टेंट बनाया जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायरॉक्सिन और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। तो ये दोनों को याद रखेंगे आप लोग। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स थाइमोसिन होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स थाइमोसिन होता है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां दी जाती है, तो एस्ट्रोजन की। किसकी, एस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। जो पीयूष ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि से लगभग आज 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे छोटी
कहाँ पाई जाती है, कहाँ क्या स्रावित करती है, यानी कि मिला जुला करके आज हम लोग पीयूष ग्रंथि से 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप ये समझ लीजिए पीयूष ग्रंथि कितना इम्पोर्टेंट है। मास्टर ग्रंथि मतलब कि कई तरीके से उसको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावित दोनों प्रकार की होती है। तो अग्नाशय होती है जो अंतः एवं बाह्य स्रावित दोनों करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो मेलानिन होता है। अब कौन सा जो त्वचा को रंग प्रदान करता है तो कौन सा हार्मोन्स होता है भाई। तो मेलानिन होता है जो आपके त्वचा को रंग प्रदान कर देता है। कहा कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित में सहायता प्रदान करती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यही जो तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए ग्रंथि और हार्मोन्स थोड़ा सा यहाँ पे है, कुछ ग्रंथियाँ और हार्मोन्स दोनों दिए हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है कि अग्नाशय ग्रंथि ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निर्माण करता है। पीयूष ग्रंथि थायराइड उद्दीपक हार्मोन्स का निर्माण। अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है कोर्टिसोल हार्मोन्स निर्माण करती है। वृक्क होती है विटामिन डी हार्मोन्स का निर्माण करती है। तो ये हैं आपके 4 ग्रंथियां जो कि हार्मोन्स को निकालती हैं, स्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो जो पहला दूध होता है भाई इसको तो जरूर पिलाना चाहिए सभी को। चलिए आ जाते हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, जस्ता। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरह से, मान लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम का नियंत्रित करता है। तो परावटु जो होता है यही नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं उसको। कह रहा कि हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो हार्मोन क्या करता है भाई, सही बात है कि हार्मोन का कार्य क्या है, उपापचय करता है, वृद्धि करता है, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। इन सभी को नियंत्रित कौन करता है, तो हार्मोन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है। क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। जो थायराइड ग्रंथि कभी बढ़ जाती है, घट जाती है ना, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो आयोडीन करता है। कहा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। कहा कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं, अब उनको देखते हैं, हम लोग समझते हैं। चलिए, कह रहा कि जो ग्रंथियां हैं हार्डेरियन ग्रंथियां, ये नेत्र में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। जो हार्डेरियन ग्रंथियां होती है ये क्या करती है, नेत्र में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। मेरे आंखों में देखते हैं ना, तनिक भी खुरदरा बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा चिकनापन होता है। तो किस ग्रंथि से, तो हार्डेरियन ग्रंथि के कारण। चलिए अगला कह रहा है कि यूट्रिकुलर ग्रंथियां ये काम क्या करती हैं, काकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथि होती है। क्या करती है ये, काकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं ये। चलिए आ जाता है आंत ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां क्या होता है, कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है।
ये जो आंत ग्रंथियाँ होती है कशेरुकीय प्राणियों की आंतों में स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन, अगली ग्रंथि कौन सी है? श्लेष्म ग्रंथि। श्लेष्म ग्रंथि क्या होता है भाई? अब देखिए ये कहाँ होता है, ये मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। जो श्लेष्म ग्रंथि होती है कहाँ पाई जाती है? वो मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, ये कशेरुकी प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। जो ये ब्रूकस ग्रंथि है, तो आपका इसमें से इम्पॉर्टेंट ये जो श्लेष्मस ग्रंथियाँ हैं ये कई बार पूछे हैं, जो मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ से देखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, ये कहाँ होती है? स्तनियों तथा केंचुए के नर जननांग की सहायक ग्रंथि है। प्रोटेस्टर जो होता है वो नर जननांगों की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका काउपर ग्रंथियाँ। काउपर ग्रंथियाँ क्या होता है? स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथि ये भी है। जो काउपर ग्रंथियाँ हैं ये स्तनियों के नर, मादा नहीं, नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला ग्रंथि कौन सा है? वाइटेलाइन ग्रंथि। इनका कार्य क्या है भाई? वाइटेलाइन ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? ये कह रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। अगला क्या है आपका? फीमोरेल ग्रंथियाँ। ये क्या होता है? सरीसृप जंतु की जंग, क्या लिखा भाई? फीमोरेल ग्रंथियाँ यानी कि सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। जो सरीसृप जंतुओं की जंघा होती है उस जंघाओं पर पाई जाती है। वसा ग्रंथि स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। जो वसा यानी कि फैट बोलते हैं हम लोग की त्वचा में पाया जाता है। श्वेत ग्रंथि यानी स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथि होती है। जो ये श्वेत ग्रंथि बोलते हैं इसको, श्वेत ग्रंथियां जो स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथि होती है उसे श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। करा कि स्वयंरेडन ग्रंथि क्या होती है? मेढक के कशेरुकी स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। कौन? स्वयंरेडन। चलिए आ जाते हैं अगला। करा कि स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरुमिनस, अगला है सेरुमिनस ग्रंथि। ये क्या होता है? स्तनियों की कर्ण गुहा में से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। अगला हार्मोन्स लैक्राइमल ग्रंथि। ये क्या होता है? नेत्र में उपस्थित होती है। ये कहाँ होती है? नेत्र में उपस्थित होती है। डीप ग्रंथि ये क्या होती है? संयुक्त नालाकार ग्रसनी ग्रंथियाँ जो म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित करती हैं वे डीप ग्रंथियाँ कहलाती हैं। चलिए यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आया होगा। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या करा कि हाशिमोटो रोग, जो हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। जो हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर, जो हार्मोन्स ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और इनसे कुछ हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है आज। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है भैया। तो मैं जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।